नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। भारत और मंगोलिया के बीच कुल 9 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत मंगोलिया का रिश्ता सीमाओं से परे। मंगोलियाई नागरिकों के लिए मुफ्त ई वीजा देने की घोषणा। बिहार चुनाव के लिए भाजपा ने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी। दोनों उप मुख्यमंत्रियों समेत कई मंत्रियों और 9 महिला उम्मीदवारों के नाम शामिल। महागठबंधन में सीटों पर अभी भी पेंच। भारतीय सेना की मेजबानी में दिल्ली में शुरू हुआ संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता सम्मेलन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, संयुक्त राष्ट्र में सुधार जरूरी। भारत नियम आधारित व्यवस्था का पक्षधर। गूगल ने विशाखापत्तनम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने का किया ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, गूगल का गीगावाट स्तर का डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे विकसित भारत विजन के अनुरूप। सितंबर में थोक महंगाई में भारी गिरावट। खाने पीने की चीजें और ईंधन की कीमतों में आई कमी। खुदरा महंगाई भी घटी। और भारत ने दिल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज को 60 विकेट से हराकर सीरीज में किया क्लीन स्वीप। शुभमन गिल ने बतौर कप्तान पहली टेस्ट सीरीज जीती। भारत और मंगोलिया के बीच कुल 9 समझौते और ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिसमें लद्दाख और मंगोलिया के अरखंगाई प्रांत के बीच सहयोग समझौता महत्वपूर्ण रहा। इसके अलावा दोनों ही देश अपनी रणनीतिक साझेदारी को और भी मजबूत बनाने के लिए मानवीय सहायता, संस्कृति, इमिग्रेशन, प्रवासी मामलों, खनिज सहकार, डिजिटल क्षेत्र में सहयोग को लेकर सहमत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त प्रेस वक्तव्य के दौरान बताया कि दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत मंगोलिया रणनीतिक संबंध को 10 वर्ष हो चुके हैं। ऐसे में दोनों ही देश रक्षा, सुरक्षा और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों का वैश्विक मुद्दों पर भी एक जैसा दृष्टिकोण है और भारत इंडो पैसिफिक को स्वतंत्र, नियम आधारित, मुक्त आवाजाही और समावेशी क्षेत्र बनाए रखने का एक पुरजोर समर्थक है। वैश्विक मुद्दों पर हमारा दृष्टिकोण हमारे साझा मूल्यों पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम करीबी साझेदार हैं। हम दोनों देश फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज को सशक्त करने के लिए भी हम मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों के राजनयिक संबंधों को 70 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री और मंगोलिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने डाक स्मारक टिकट जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंगोलियाई नागरिकों के लिए भारत अगले वर्ष से निःशुल्क ई वीजा जारी करेगा। हमारी सरहदें भले ही जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन भारत ने मंगोलिया को हमेशा एक पड़ोसी के रूप में देखा है और इसी नाते हम पीपल टू पीपल टाइज को बढ़ावा देते रहेंगे। हमने निर्णय लिया है कि मंगोलिया के नागरिकों को निःशुल्क ई वीजा दिया जाएगा। साथ ही भारत हर साल मंगोलिया से युवा कल्चरल एम्बेसडर्स की भारत यात्रा भी स्पॉन्सर करेगा। आर्थिक और इंफ्रा विकास के संबंधों के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री ने क्रिटिकल मिनरल माइनिंग, डेयरी और कृषि में अपार संभावनाएं हैं, ऐसा कहा। इसी क्षेत्र में भारत मंगोलिया में सबसे बड़े पार्टनरशिप प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा है। उन्होंने बताया कि $1.7 बिलियन वाला रिफाइनरी प्रोजेक्ट कई लोगों को अवसर प्रदान कर रहा है। भारत मंगोलिया के विकास में एक दृढ़ और विश्वसनीय साझेदार रहा है। भारत की $1.7 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट से बन रहा ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट
मंगोलिया की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती देगा। यह भारत का विश्व में सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है और 2500 से भी अधिक भारतीय अपने मंगोलिया के साथियों के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को साकार कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट में भी हमारे सहयोग को हमने आगे बढ़ाया है। अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आईटी और भारत मंगोलिया फ्रेंडशिप स्कूल के माध्यम से मंगोलिया के युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिल रही है। लद्दाख हिल काउंसिल और मंगोलिया के अरखंगाई प्रांत के बीच हुए सहयोग समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध आपस में बुद्ध सूत्र से बंधे हुए हैं। भारत और मंगोलिया के संबंध केवल राजनयिक नहीं है, ये हमारे बीच आत्मीय और आध्यात्मिक बंधन है। हमारे संबंधों की असली गहराई और व्यापकता हमारे पीपल टू पीपल टाइज में दिखाई पड़ती है। सदियों से दोनों देश बुद्धिज्म के सूत्र में बंधे हैं। भगवान बुद्ध के दो महान शिष्य सारिपुत्र और मोदगल्यायन के होली रेलिक्स को भारत से मंगोलिया भेजा जाएगा। हमने 1 मिलियन एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स की डिजिटाइजेशन के प्रोजेक्ट को भी शीघ्र से ही शुरू करने का निर्णय लिया है। आज लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और मंगोलिया के आरखांगाई प्रोविंस के बीच हुए एमओयू से हमारे सांस्कृतिक संबंधों को एक नई ऊर्जा मिलेगी। भारत और मंगोलिया के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के आपसी हितों, रणनीतिक मामलों के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राष्ट्रपति उखना की ये पहली भारत यात्रा है। दोनों ही नेताओं ने हैदराबाद हाउस में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया। राष्ट्रपति उखना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। मंगोलिया के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य और उच्च अधिकारी शामिल हैं। भारत और मंगोलिया रणनीतिक साझेदार हैं। तो आपको बता दें कि भारत और मंगोलिया के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करती हुई ये तस्वीर है। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंगोलिया के राष्ट्रपति ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रधानमंत्री के साथ पौधारोपण भी किया। मंगोलिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधियों के साथ भी मुलाकात की। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना 4 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। उन्होंने आज राजघाट पर महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी ने दुनिया को सत्य, अहिंसा का ऐसा मार्ग दिखाया था जिस पर चलकर शांतिपूर्ण तरीके से अन्याय के प्रति जोरदार आवाज उठाई जा सकती है। और उन्हीं को नमन करते हुए मंगोलिया के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। बिहार के चुनाव के लिए भाजपा ने अपने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सूची में 9 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। भाजपा एनडीए गठबंधन के तहत बिहार 101 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएगी। पटना में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी के वरिष्ठ नेता ने उम्मीदवारों के नामों की औपचारिक ऐलान किया। प्रमुख उम्मीदवारों में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि विजय सिन्हा लखीसराय से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने रामकृपाल यादव को दानापुर से चुनावी मैदान में उतारा है। मंत्री नितिन नबीन को बांकीपुर, जबकि मंगल पांडेय को सीवान से टिकट दिया गया है। संजय सरावगी दरभंगा सीट से पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनावी मैदान में
हम ठोकेंगे तो वहीं नीरज कुमार बबलू को छातापुर से टिकट दिया गया है। भाजपा ने पहली सूची में कई बड़े नामों को फिर से दोहराया है। पार्टी ने अपने सभी बड़े नेताओं को टिकट दिया है। एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल के रूप में भाजपा इस बार जनता दल और अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरेगी। एनडीए में सीटों के बंटवारे के तहत भाजपा इस बार 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जैसा कि हमने आपको बताया, जिसमें 9 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। वहीं भाजपा ने बांकीपुर से नितिन नबीन को उम्मीदवार बनाया है। नितिन नबीन ने टिकट मिलने पर पार्टी का आभार जताया है। फिर से मुझे मौका देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपनी बांकीपुर विधानसभा के जनता को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि फिर से उन्होंने उनके बीच में जाकर चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला है। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने जनता से मिलकर जुड़कर काम किया है, जनता फिर से हमको जरूर अपना आशीर्वाद देगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एनडीए में सीटों का सम्मानजनक बंटवारा हो गया है, वहीं महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं होने से प्रत्याशियों और समर्थकों में मायूसी छाई हुई है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर उहापोह जारी है। ऐसे में महागठबंधन के सबसे प्रमुख दल आरजेडी के कार्यालय में समर्थक और प्रत्याशी दोनों ही सीटों के बंटवारे की बाट जोड़ रहे हैं। प्रत्याशी पे खासा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि टिकट देने में विलंब हो रही है। टिकट जितना विलंब होगा, कैंडिडेट मेरा क्षेत्र में नहीं जा सकेगा। वहाँ की जनता जो है कहेगा कि अभी आया है, इसलिए टिकट जल्दी दे देना चाहिए। हम लोग तो यही मांग करेंगे कि जैसे भी हो, आज का आज क्लियर हो जाना चाहिए टिकट। जितना जल्दी सीट शेयरिंग का मामला खत्म समाप्त होगा, उतना जल्दी जो कैंडिडेट है वो अपने अपने एरिया में जाएंगे और अपने जनता से अपील करें कि हाँ वोट दीजिए हमें, वही सब करेंगे। जितना जल्दी हो सके सबका सीट शेयरिंग हो जाना चाहिए। इस बार इतना देरी हुआ है, हम लोग कार्यकर्ता मायूस हैं। हम लोग पार्टी नेतृत्व के यही कहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि जल्द के जल्द घोषणा कर दें। हम लोग मजबूत हैं और चुनाव हम लोग निकालेंगे। क्या रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हरियाणा के मानेसर में एनएसजी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 41वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। इस मौके पर बेहद ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें एनएसजी कमांडो ने आतंकवादी हमलों से निपटने और बंधकों को छुड़ाने संबंधी अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया। आतंकवादी हमलों का मुकाबला कैसे किया जाता है, विस्फोटकों को कैसे निष्क्रिय किया जाता है, इन तमाम मॉक ड्रिल्स के जरिए एनएसजी कमांडोज ने अपने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। एनएसजी भारत का एक विशेष सुरक्षा बल है, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हमारे देश ने अपनाई है और 2019 से लगातार एक के बाद एक हम कदम उठाते जा रहे हैं। यूएपीए में हमने अमेंडमेंट किया, एनआईए एक्ट में अमेंडमेंट किया, पीएमएलए को, ईडी को टेरर ग्रुपों के फंडिंग पर एक्टिव किया, टेरर फंडिंग के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की सिस्टम बनाई, PA5 पर बैन लगाया, देश भर की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के साथ पूरे देश का डाटा साझा करने की शुरुआत की और 3 नए अपराधी कानूनों में पहली बार हमने टेररिज्म को व्याख्यायित कर
अदालतों में जो लूपहोल्स ढूंढते थे वो छिद्र भी भरने का काम किया है। एनएसजी के स्थापना दिवस के अवसर पर स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर की नींव भी रखी गई है, जिसमें एनएसजी कमांडो के साथ साथ देश भर की राज्य पुलिस को भी आतंकवाद से निपटने की खास ट्रेनिंग दी जाएगी। यह सेंटर लगभग 141 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर का भी शिलान्यास हुआ। 141 करोड़ की लागत से 8 एकड़ भूमि में अत्याधुनिक ट्रेनिंग, आतंकवाद का सामना करने की, कमांडोज की, स्पेशल कमांडोज की यहां पर होगी। मैं आज देश भर की राज्य पुलिस को भी कहना चाहता हूं, ये जो एसओटीसी बना है वो केवल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के लिए नहीं है। ये एसओटीसी देश भर की पुलिस में जो आतंक विरोधी दस्ते बने हैं वो सभी को अत्याधुनिक तकनीक के साथ ट्रेन कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सुसज्ज बनाएंगे। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सैनिकों का योगदान देने वाले देशों यानी यूएनटीसीसी के प्रमुखों के सम्मेलन का भारत मेजबानी कर रहा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं में सुधार की पुरजोर वकालत करते हुए कहा कि विश्वास के संकट का सामना कर रही ये संस्था मौजूदा वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं होने के कारण चुनौतियों से निपटने में विफल रही है। संयुक्त राष्ट्र में शांति सैनिकों का योगदान देने वाले देशों के सेना प्रमुखों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हम आज की चुनौतियों का सामना पुराने बहुपक्षीय ढांचों से नहीं कर सकते। व्यापक सुधारों के बिना संयुक्त राष्ट्र विश्वास के संकट का सामना कर रहा है। The conclave will provide a platform to the senior military leaders from over 30 nations that together contribute majority of UN peacekeepers across the world. And I believe that this platform will be utilized to discuss the current issues involving the UN peacekeeping and its present as well as future challenges. Open discussions such as these also provide us with an opportunity to explore ways and means to mitigate these challenges by strengthening cooperation and coordination among the troop contributing countries and various stakeholders. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोर देते हुए कहा कि भारत महात्मा गांधी की भूमि है, जहां शांति हमारे अहिंसा और सत्य के दर्शन में गहराई से निहित है। महात्मा गांधी के लिए शांति केवल युद्ध का अभाव नहीं, बल्कि न्याय, सद्भाव और नैतिक शक्ति की एक सकारात्मक स्थिति थी। For India, peacekeeping has never been an act of choice, but an article of faith. From the very dawn of our independence, India has stood firm with the United Nations in the mission to maintain international peace and security. India is land of Mahatma Gandhi, where peace is deeply rooted in our philosophy of ahimsa, that is non-violence, and satya, that is truth. For Mahatma Gandhi, peace was not merely the absence of war, but a positive state of justice, harmony, and moral strength. रक्षा मंत्री ने कहा कि हजारों भारतीय संयुक्त राष्ट्र के झंडे के तले शांति और विकास के लिए काम करते हैं। ये एक प्रमुख उदाहरण है जो भारत के वादों को प्रदर्शन के साथ जोड़ने के सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। India was a founding signatory of the UN Charter, and for us, the noble vision of the UN Charter was not new. It reflected India's own civilizational philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, means the whole world is a family, which teaches us the world is one family. Friends, with this noble thought, I would like to express my gratitude to be speaking at this gathering, as it is the
first time this conclave is being hosted by India. संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देशों यूएनटीसीसी के प्रमुखों के सम्मेलन की भारतीय सेना मेजबानी कर रही है। सम्मेलन में शामिल हुए सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारत शांति स्थापित करने के अपने प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के कुल 71 शांति स्थापना मिशनों में से 51 मिशनों में लगभग 3 लाख पुरुषों और महिलाओं को भेजा है। India, as one of the largest contributors to peacekeeping, has sent approximately 300,000 men and women across 51 missions out of the total 71 peacekeeping missions of the United Nations. India, for its part, remains committed to contributing this collective effort. We also showcase indigenous equipment designed for peacekeeping operations, and we are prepared to share such capabilities with interested partners. In the same vein, we are also ready to adopt best practices from all countries. By learning together and working together, we will ensure that our peacekeeping remains strong, capable and effective. इसके साथ ही इस सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के लिए संयुक्त राष्ट्र अवर सचिव जीन पियरे लेक्रोइक्स ने संबोधित किया। जीन पियरे लेक्रोइक्स ने कहा कि हमें एकजुट होकर अधिक एकजुट समर्थन का आह्वान करने के लिए और ज्यादा एकजुट होने की आवश्यकता है। हम उभरते हुए चालक का सामना एक संघर्ष के रूप में कर रहे हैं। We need to get together and rally in calling for a more united support, not only to peacekeeping, but also to the political processes that are associated to every single peace operation. We're facing emerging drivers of conflict, such as the impact of climate change, the role of international and global terrorism, or the question of the role of enablers, technological enablers, the negative aspect of digital technology. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रा को बढ़ावा देने के लिए गूगल भारत में $15 बिलियन का निवेश कर रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के विजन से विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां भारत में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित कर रही हैं। ये एआई इंफ्रा को बढ़ावा देगा जो हमारे स्टार्टअप्स, रिसर्च और युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनेगी। विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां भारत में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश श्री चंद्रबाबू नायडू जी का। आपके एग्जीक्यूशन और विजन के कारण आज बहुत ही कम समय में ये सब संभव हो पाया है। ये $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड क्लास डेटा सेंटर और एआई हब में होगा। आज जो गूगल का 15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, ये भी उसी एआई इंफ्रा को बढ़ावा देगा। एक बड़ी कंप्यूट फैसिलिटी बनेगी जो हमारे स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ बनेगी, बहुत बड़ी ताकत बनेगी हमारे रिसर्च के लिए और हमारे यूथ के लिए बहुत बड़ी एक ताकत बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की पोस्ट पर लिखा कि आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में गूगल एआई हब के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। ये बहुआयामी निवेश जिसमें गीगावाट स्तरीय डेटा सेंटर अवसंरचना शामिल है, एक विकसित भारत के निर्माण के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है। ये प्रौद्योगिकी के लोकतांत्रिकरण में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम होगा। ये सभी के लिए एआई सुनिश्चित करेगा, हमारे नागरिकों को अत्याधुनिक उपकरण प्रदान करेगा। इससे हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और भारत को वैश्विक प्रौद्योगिकी के शीर्ष पर स्थापित करेगा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करके बहुत अच्छा लगा। विशाखापत्तनम में गूगल का एआई हब एक ऐतिहासिक विकास होगा। यह हब गीगावाट स्तरीय कंप्यूटिंग क्षमता, एक नया अंतरराष्ट्रीय सबसी गेटवे और बड़े पैमाने पर ऊर्जा अवसंरचना को समाहित करेगा। इसके माध्यम से गूगल अपनी अत्याधुनिक तकनीक भारत के उद्योगों एवं उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाएगा। एआई नवाचार को गति देगा और देश भर में विकास को बढ़ावा देगा।
दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बोनस देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम कर्मचारियों के परिश्रम और निष्ठा के प्रति सम्मान का प्रतीक है। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों को उत्पादकता असंबद्ध बोनस स्वीकृत किया गया है। ये बोनस 7,000 रुपए की मासिक परिलब्धियों की सीमा पर आधारित होगा, जिसके तहत हर पात्र कर्मचारी को 6,908 रुपए का लाभ मिलेगा। इस निर्णय से लगभग 14.82 लाख राज्यकर्मी लाभान्वित होंगे, जिस पर कुल व्यय भार 1,022 करोड़ रुपए आएगा। मुख्यमंत्री ने सभी पात्र कर्मचारियों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि हर परिवार ये पर्व उल्लासपूर्वक मना सके। बोनस के दायरे में वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 46,700 से 1,51,100 तक के पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारी, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों, कार्य प्रभारित और दैनिक वेतनभोगी कर्मी शामिल हैं। दालों, सब्जियों और ईंधन की कीमतों में गिरावट से सितंबर महीने में थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति की दर घटकर 0.13% पर आ गई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार खाने पीने की वस्तुओं की महंगाई दर 0 से 5.22% नीचे दर्ज की गई। सब्जियों के दाम सितंबर 2024 के मुकाबले 24.41% और दालों के 17.19% घटे हैं। प्याज की कीमतें में 63.79% और आलू में 42.24% की गिरावट रही। वहीं फलों की महंगाई दर 4.06% और धान की 1.52% नीचे रही। ईंधन वर्ग में मुद्रास्फीति 0 से 2.58% नीचे रही। इस श्रेणी में रसोई गैस 7.96%, पेट्रोल 3.82% और डीजल 3.09% सस्ता हुआ। विनिर्मित उत्पादों में खाद्य तेल और वसा की थोक महंगाई दर 14.50% दर्ज की गई। हालांकि खाने पीने के सामान, बिजली उपकरण और कपड़ों के दाम बढ़े हैं, जबकि रबर, प्लास्टिक उत्पाद, वाहन, ट्रेलर, दवाइयां और चमड़े के सामान सस्ते हुए हैं। पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय निशानेबाज मनु भाकर के लिए उनकी ये उपलब्धि अब पुरानी हो चुकी है। मनु के टारगेट पर अब 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक है, जहां वो अपने पदक के रंग को बदलना चाहती हैं। हालांकि इस कड़ी में वो खुद पर किसी भी तरह के दबाव की बात से इनकार करती हैं। मनु भाकर से उनकी तैयारियों और आगामी लक्ष्यों पर खास बातचीत की डीडी न्यूज संवाददाता गौरव कुमार ने। आप इस बातचीत को देखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करें। मनु, आपको हम लोग आपका जिस तरह से पेरिस में प्रदर्शन रहा था वो देखा था, लेकिन अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं उम्मीदें जो हैं वो एशियन गेम्स और फिर एलए ओलंपिक के लिए भी मेहनत पूरी कर रहे हैं। पूरी टीम, द एंटायर टीम इज पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड वी जस्ट हैव अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट। तो अब जो भी होगा हम तो बस मेहनत कर सकते हैं, बाकी भगवान पे छोड़ रखा है। अभी किस तरह से क्या कुछ आपका चल रहा है और किस तरह से मतलब आगे का जो परफॉर्मेंस रहने वाला है वो आपको किस तरह से एक अपनी पूरी तैयारी जो है वो लेखा जोखा कर रही हैं आप? लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं हमारे पास। मी एंड माय कोच जसपाल सर, वी हैव डिस्कस्ड द लॉन्ग टर्म प्लान्स एंड डेफिनेटली ओलंपिक्स इज़ द बिगर पिक्चर। बट सभी कॉम्पिटिशन्स के लिए काफ़ी मेहनत की जा रही है और काफ़ी हम एफर्ट्स डाल रहे हैं। किसी में अच्छा होगा, किसी में अच्छा नहीं होगा, रिगार्डलेस मेहनत जारी रहेगी। अच्छा, एक ही ओलंपिक में आपने 2 पदक जीता था, तो एक याद जो है वो सबके दिलों में ताज़ा है। तो ये आपके लिए एक बूस्टअप एनर्जी के तौर पर रहता है, या फिर आपको लगता है कि जब आप अगले इवेंट में उतरेंगे ओलंपिक में या एशियन गेम्स में, तो फिर ये बात जो है वो एक और एड ऑन प्रेशर के तौर पर रहेगा? ये आई कांट से अबाउट इट राइट नाउ। आई थिंक वो उसी मोमेंट में शायद मुझे रियलाइज़ होगा कि क्या उसका इफेक्ट होगा मेरे ऊपर, बिकॉज टोक्यो के बाद पेरिस का क्या फीलिंग्स थे मेरे अंदर टोक्यो के बारे में, आई वॉज नॉट अवेयर अंटिल आई फेस्ड द मोमेंट, अंटिल आई फेस द फीलिंग्स। सो आई वुड से कि उसी टाइम पे एक्चुअली में पता लगेगा। बट ऑनेस्टली आई वुड से कि आई एम अ पर्सन जो हु बिलीव्स इन कि व्हाट
whatever it is, it shall pass too. So I just like to keep everything in the past and just move ahead with the reality. तो ज़ाहिर तौर पर मनु भाकर का ये कहना है कि वो अपने आप को नए सिरे से तैयार कर रहे हैं और नए सिरे से खुद को सामने रखेंगे। कैमरामैन राजेश के साथ गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली।